गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल 4 बजे हैं अभी। एक बढ़िया टॉपिक पे आज बात करेंगे। आप संजीव भसीन नाम के इंसान को जानते होंगे अगर आप शेयर बाज़ार को फॉलो करते हैं तो। और अगर आप ये न्यूज़ चैनल्स को ज़रूर फॉलो करते हैं, शेयर बाज़ार वाले बिजनेस न्यूज़ चैनल्स को, आप तो बिल्कुल जानते होंगे संजीव भसीन जी को। नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये एक्स डायरेक्टर है IIFL सिक्योरिटी के, और इनका बड़ा अच्छा ये टीवी पे आते हैं और भसीन के हसीन शेयर ये बताते हैं। अब क्या है कि ये जो है ये बड़े बुलिश टाइप के रहते हैं। मतलब मैं तो बहुत नहीं देखा इनको, लेकिन ये बहुत निफ्टी के टारगेट्स अच्छे अच्छे बताते हैं। जब मैंने इनको थोड़ा बहुत देखा उससे मेरे को ऐसा समझ में आया। एक दो बार जब मैंने देखा था तो लगा कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी बुलिश, है ना। वो आप उनकी बातों में आ जाते हो और इनके बताए स्टॉक पे रिटेल खूब खेलती है। अच्छा, अब आप न्यूज़ देखिए कि सेबी बार संजीव भसीन एंड 11 others फॉर एलिज्ड stock manipulation. Thousands of calls from wives' phone around market hours. Who is Sanjeev Bhasin? तो ये तो चलो ठीक है। सेबी बार संजीव भसीन 11 others for fraudulent trading practices, orders impounding 11.37 करोड़ रुपीस। तो ऐसा क्या किया है संजीव भसीन साहब ने? अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ट्रेडिंग कॉल देते थे और उसके पहले ये खुद ही वो शेयर खरीद लेते थे, और जैसे ही वो शेयर बढ़ जाता था उनने ट्रेडिंग कॉल दी, जनता उस पर आई, वो शेयर का प्राइस बढ़ा, ये निकल जाते थे वहाँ से। फ्रंट रनिंग स्कैम में ये फंसे और सेबी ने इनसे 11.37 करोड़ रुपये इन पे जुर्माना, मतलब इनसे वापस ली, और इनको स्टॉक मार्केट से सेबी ने बैन किया। वो बैन कितने टाइम का है ये देखना है। सेबी ने ही इनको पकड़ा है। जो संजीव भसीन साहब है, ये जब ट्रेडिंग कॉल देते हैं तो कितने पब्लिक जाके वो शेयरों की जांच करती है। आप उस शेयर की जांच तो करिए, आप उस शेयर को देखिए तो कि उसका पी क्या है, इंडस्ट्री पी क्या है, प्याज टू बुक क्या है, क्या सही लेवल है लेने का, क्या करती है कंपनी, क्या मार्जिन है, कैसे पैसा कमाती है, हर चीज़ देखती है आपको। जैसे आप रिश्ते देखते हैं ना, वैसे आपको देखना है शेयर को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मौसम है लेने का। मौसम होता है ना, शेयरों का मौसम होता है लेने का। तो पहली बात याद रखिए, जैसे रिश्ते देखते हो ना आप, जैसे आप गाड़ी देखते हो तो नहीं, जिसका माइलेज कम है हमें वो नहीं लेनी, ये तो सेफ्टी नहीं है तो वो वाली नहीं लेनी, म्यूजिक सिस्टम नहीं है वो वाली नहीं लेनी। शेयरों में आपको परख के लेना है। और नहीं तो निफ्टी 50 क्या बुरा है, नहीं तो गोल्ड बीस क्या बुरी है, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स क्या बुरे हैं। तो अगर आप खुद शेयर चुन रहे हैं तो आपको बहुत तगड़े शेयर लेने हैं, वरना निफ्टी 50 में SIP करिए, टॉप निफ्टी 50 के शेयर लीजिए, लेकिन उसमें भी परखिए। अगर इंडिविजुअल शेयर ले रहे हैं तो परखिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करें कि हाउ मैनी पीपल आउट परफॉर्म निफ्टी 50, आज का तो ChatGPT है, सब पूछ लीजिए उससे। अगर इसी को मैं कॉपी करके ChatGPT से पूछूं तो देखते हैं क्या बोलता है वो।
तो द नंबर ऑफ पीपल हु कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म निफ्टी 50 इज़ वेरी लो, बोथ इन इंडिया और ग्लोबली। तो वहाँ पे S&P 500 है ना। 80 से 90% इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म द निफ्टी 50 और निफ्टी 100 over a 5 or 10 years, or small minority less than 10 to 20% of professional investor beat the index consistently. Retail investor tend to significantly outperform the market due to poor timing, lack of diversification, emotional decisioning, and overtrading. According to SEBI, a brokerage data, most retail investors make less than fixed deposit return, while only a tiny fraction, maybe less than 5%, consistently outperform Nifty 50 over longer periods. है ना। इंडेक्स फंड ETF जो है ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो ये रियलिटी है। आपको क्या लगता है कि शेयर बाज़ार में बिना किसी मतलब मान लो आपको PE नहीं आता, PB नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप एक एक कंपनी को पढ़ना चालू करें, तब तक पैसा निफ्टी 50 में रखें। आपको क्यों किसी की रिकमेंडेशन पे पैसे लेने, और वो भी एक ऐसे इंसान की जिसने फ्रंट रनिंग केस में फंसा है वो। अरे भाई, मान लो किसी ने आपको बोला आप ITC ले लीजिए, तो फिर भी समझ में आता है। आप ITC कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे। आप लोग प्लीज़ देखिए ITC कंपनी के वैल्यूएशन। मान लो किसी ने आपको ITC कंपनी बोली, ITC कंपनी जो है उसका PE है 26 का, उसका ROE देखिए 27.5% का ROE, ROCE उसका 37% का है। ये फिर भी समझ में आती है कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा लो बिल्कुल मत लीजिए, मेरी कोई सलाह नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ। इसकी डिविडेंड यील्ड है 3.4% की। ये होती है कंपनी जिसको अगर आप कोई आपको बोले तो आप फिर भी सोच सकते हैं, है ना। और देखिए इसका PE चला गया था पहले 30 का, तब अर्निंग पर शेयर थी 16, अब देखिए 26 पे आ गया है PE। प्राइस टू बुक देखेंगे तो, आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो एकदम से बड़ा था, अब कम हो गया। तो इसका फाइनल क्या था, 13 सितंबर को इसने लगभग 20 सितंबर को पीक किया। अब आप ITC के शेयर को देखिए, क्या इसने 13 सितंबर को पीक किया? हाँ, 417 पे था, वहाँ से कहाँ आ गया ये? 514 पे था, वहाँ से 417 आ गई, है ना। तो ये कोई बोले कि यार ये शेयर अच्छा है, तो फिर भी मानते हैं कि इन सब शेयरों में मैनिपुलेशन मुश्किल है। संजीव बसिंह जी ने कौन से शेयर रिकमेंड की, उसकी मैं एनालिसिस कर लेते हैं। और ऐसी क्या चलती है कि आज ही सारे शेयर खरीदना है, किस शेयर में ये फंसे हैं वो देखो। देखिए कोई भी कुछ भी बता देगा और आप वो शेयर लेने लगोगे, तो ये तो गलत बात है। आप Screener.com पे देखिए, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़िए, लोगों से सीखिए कि भाई शेयर चुने कैसे। अब अगर देखिए आपकी कोई भी कंपनी आपको देखनी है, तो मान लेते हैं कि आपने एक क्राइटेरिया बनाया, एक स्क्रीनर डाल दिया आपने, है ना, एक नया स्क्रीन आपने किया, तो मान लेते हैं कि आपने एक स्क्रीन क्रिएट किया। उस स्क्रीन क्रिएट में क्या किया आपने, आपने बोला यार मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना वो चाहिए मेरे को ग्रेटर देन 1000 करोड़, कि 1000 करोड़ माइक्रो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा की कंपनी चाहिए, या आप 5000 करोड़ ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब आपने बोला कि मेरे को जो कंपनी का क्या कह सकते हैं अपन, मेरे को रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी की, वो
एटलीस्ट हो 16% से ऊपर। ये कोई फिक्स मैट्रिक्स नहीं है, एक जनरल में आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चुन सकते हैं। और ROCE जो हो कंपनी का वो करीबन 30 से ज़्यादा हो, और आपने रन करी क्वेरी। अब आपको कितनी कंपनी आ गई? 97 कंपनी आ गई, ठीक है। और अगर आप बोलो कि जो इसका प्राइस टू बुक है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 1 से कम होनी चाहिए। ओह सॉरी, अरे यार, एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 30। और क्या मैट्रिक्स अपन देख सकते हैं? तो अपन देखते हैं कि और क्या अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखें प्रमोटर होल्डिंग, जिसकी लगभग आप कह सकते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी अपने पास जितनी भी कंपनियां थी, अभी अपने पास जितनी भी कंपनियां थी, अब सिर्फ 55 कंपनियां आ गई। तो अपन और देखेंगे कि और क्या रेशियो है अपने पास देखने के। तो सेल्स ग्रोथ, करंट रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू, प्राइस टू फ्री, हाँ, इंडस्ट्री पी जो होना चाहिए ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग्स है, ठीक है, अपन ने ये भी लिख दिया। ये मैं नहीं कह रहा कि ये रेशियो वाली कंपनी अच्छी, मैं आपको जस्ट एक, देखिए मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये जो मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ ये सब सही है और अच्छी कंपनी निकाल पाएंगे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो अपने पास कंपनी है, इसमें से आप देख लीजिए। अब जैसे हर एक कंपनी को आप एनालाइज करिए कि जैसे पहली कंपनी शिल्चा टेक, क्या मार्केट प्राइस है 5270, 41 का PE है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6000 करोड़। तो आपने बोला कि यार ये वाली कंपनी नहीं लेनी मेरे को, ये 2000 करोड़ वाली कंपनी नहीं लेनी मेरे को, मार्केट कैप में मेरे को करीबन 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी चाहिए। तो आप जो कंपनी चुनिए। अब आपके पास देखिए 15 कंपनियाँ आ गई। अब ये 15 कंपनी में क्या है कि आप देखेंगे कि जैसे TCS है, TCS आ गई आपके पास। आप TCS को अब एनालाइज करिए अच्छे से, है ना। ROE TCS का कितना है? 52% ROE, ठीक है। Hyundai आ गई, Hyundai को एनालाइज करिए कि Hyundai में क्या क्या दिक्कत है। अभी भी लेना नहीं है, कोई ये शेयर सब अच्छे नहीं है, अभी इसमें से भी बहुत छटाई होगी, अभी इसमें से भी बहुत छटाई होनी है।
अब अगर अपन देखें कि जैसे मान लीजिए अपन ये देखा कि प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 साल से एटलीस्ट 10% के ऊपर हो रही है कि नहीं। अब देखिए कितने आते हैं। प्रमोटर प्रमोटर होल्डिंग हटानी पड़ेगी क्या। अच्छा, 12 रिजल्ट अपन को मिले, है ना। अब अपन ने ये भी देखा कि यार जो सेल्स ग्रोथ है 5 साल की, वो भी एटलीस्ट 10% से ऊपर हो। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, जस्ट अपन देख रहे हैं कैसे अपन और फिल्टर कर सकते हैं कंपनियों को, है ना। तो 3 कंपनियां बची। अब आप सर्च करिए कि ये कंपनियों बनाती क्या है और सही इनकी वैल्यू क्या है और इनमें दिक्कतें क्या है ना। तब आपको ये समझ में आएगा। और कौन कौन से म्यूचुअल फंड इनको होल्ड करे, कौन कौन से लोगों ने इनको होल्ड किया है, क्या इसमें चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखें तो प्राइस, अगर आप देखें तो 2000 का शेयर 1200 आगे। पी देखें, पी भी गिरा है। सेल्स और मार्जिन बढ़ रहा है। प्राइस टू बुक गिरा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बाद में जाके गिरा है। क्या दिक्कत हो रही है ये देखना बहुत ज़रूरी है कंपनी में। 50 डीएम में 200 डीएम में लगा दीजिए प्राइस में। प्रोज क्या है कंपनी के, डेट फ्री कंपनी है, गुड प्रॉफिट दिखाई है, गुड रिटर्न है, मीडियम सेल्स ग्रोथ है। अब देखिए कॉन्स क्या है कि ये 8.72 टाइम्स उसके बुक वैल्यू पे है ना। तो अपन ने बोला कि नहीं यार ये कंपनी नहीं लेते। गार्डन रीच पे देखते हैं क्या है। गार्डन रीच क्या है, शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड है, प्रीमियम शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अपने समझ में आ गई कौन सी कंपनी है ये। अब अपन ने बोला कि यार एक काम करो, इसका प्राइस देखते हैं। प्राइस बढ़ा है, पी रेशो देखो, पी रेशो भी बढ़ा है, सेल्स और मार्जिन बढ़ा है, एबिटा देख लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स देख लो। कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड क्वार्टर के लिए एक्सपेक्ट किया है, गुड प्रॉफिट दिखाया है, मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.4%। अब देखो स्टॉक जो है 17.4 उसके बुक चल रहा है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 335 करोड़।
बोला नहीं यार ये भी नहीं लेना। फिर आ गए BLS इंटरनेशनल सर्विस पे, तो डाइवर्सिफाई वीज़ा बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में। तो सवाल तो ये है कि ये इसका जो प्राइस था वो कितना था यार? तो ये वॉल्यूम है, 500 रुपये का प्राइस से ये 370 रुपये के प्राइस पे आ गई, 350 पे आने वाली है। क्यों? पी रेशो कम हुआ, सेल्स मार्जिन भी थोड़ा कम हुआ आखिरी में, प्राइस टू बुक गिरा, एबिटा गिरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरा। गुड क्वार्टर एक्सपेक्ट किया है कंपनी ने, गुड प्रॉफिट दिखाया है 46%, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, पर स्टॉक जो है 8.5% अपनी वैल्यू के चल रहा है, टैक्स रेट कम है और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो आपने बोला यार इसको भी छोड़ो। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सी कंपनी है। मैं ये नहीं कि जो मैंने मैट्रिक्स बताया, मैंने जिस तरीके से कंपनी को टैप किया, हो सकता है मैं ये कंपनी को ले लूँ, पर मुझे कोई ऐसी बात पता चले जो लेने लायक हो, जो मुझे मालूम है कि यार ये मेरे को म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे पाएगा, तो फिर मैं ये वाला शेयर लूँगा। आलतू फालतू की कंपनियां लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपका पैसा घटेगा। और अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसको भी आपको तुरंत नहीं लेना, क्योंकि हमेशा टाइम नहीं रहता लेने का, कुछ एक टाइम होता है शेयर खरीदने का। आप धीरे धीरे ऐड करिए ना। मान लीजिए आपको किसी भी शेयर के 20 क्वांटिटी उठानी है, आप जब भी नेगेटिव में हो शेयर तो आप 3 शेयर खरीद लीजिए, या फिर जब भी आपको हर दिन आप खरीदिए 20 दिन तक, तो धीरे धीरे शेयर खरीदा जाता है। एकदम से शेयर खरीद रहे हैं तो कुछ क्या रीज़न है खरीदने का, ये पूछना है आपको, है ना। बाकी मैं बिल्कुल सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये जो मैंने मैट्रिक्स बताए हैं खरीदने के, कोई बिल्कुल सही मैट्रिक्स नहीं है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि आप ऐसे करके आप कंपनियां चुन सकते हैं, पर ये मैट्रिक्स लगा के नहीं, इन मैट्रिक्स की रिसर्च करके, इन रेशियोज़ की रिसर्च करके, और किस जगह पे क्या रेशियो में क्या वैल्यू होनी चाहिए वो देख के आपको डिसाइड करना है। आई होप आपको समझ में आएगा और आप लोग ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसेंगे। देखिए ऐसे स्कैम्स में रिटेल ही फंसता है, और वो रिटेल जो चाहता है कि किसी की रिकमेंडेशन से मैं बहुत पैसे कमा लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बाद में समझ में आएगा, ये सब एक स्कीम रहती है, एक पॉन्जी स्कीम रहती है ना। आपको वो खरीदवा रहे हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो और उनको एक सेफ एंट्री मिले, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको चीज़ें खरीदनी है। किसी ने बोल दिया कि इस बड़े प्रमोटर ने कोई चीज़ खरीदी है तो ज़रूरी नहीं वो सही हो जाए। अगर वो प्रमोटर गलत निकला तो उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं, और आपने अपनी पूरी पूंजी लगा दी है। तो ऐसे काम नहीं किया जाता, ठीक है। थैंक यू।